परीक्षा सिर्फ किताबों से नहीं होती, जुनून और सब्र से भी जीत होती है। दोस्तों, आज हम मिल रहे हैं ऐसे गेस्ट से जिनकी कहानी हमारे हर एस्पिरेंट के लिए एक मिसाल बनेगी। तो मनोज जी, ये बताइए कि आपने सबसे पहले कब सोचा कि आपको एमपीपीएससी करना है? मुझे लगा कि अगर ऐसे पढ़े तो फिर क्या पढ़े। अगर पढ़ना ही है तो फिर बहुत अच्छे से पढ़ना है। माता पिता ने जो मेहनत की है हमें पढ़ाने के लिए, अगर उनका नाम इस दुनिया में अगर रोशन नहीं किया तो फिर क्या किया। हर नया एस्पिरेंट जब तैयारी करने की सोचता है तो उसके मन में एक सवाल रहता है कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए आइडियली। क्या है, कई बार बच्चे जो है बहुत पढ़ने के चक्कर में याद नहीं रख पाते हैं, या फिर बहुत सारा पढ़ने के चक्कर में रिवीजन नहीं हो पाता। आपकी फैमिली और फ्रेंड्स मतलब तैयारी के दौरान किस तरीके से उन्होंने आपको जो है सपोर्ट किया और जिससे आप मोटिवेट रहे? सर, सबसे पहले मैं तैयारी के दौरान सपोर्ट में एक चीज़ का सबसे ज़्यादा सपोर्ट होता है, वो होता है कि आपके साथ कोई खड़ा है। कई बार परिवार के लोगों का कहना भी होगा फैमिली का कि आप कुछ और देख लीजिए, आपने प्लान बी क्यों नहीं चुना? मतलब आप फैमिली का इसमें क्या रोल रहा? जी सर। सर, जिस तरह के बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, वहाँ प्लान बी या ये कहें कि प्लान ए भी कुछ नहीं होता है। मेरी मम्मी की लाइन हमेशा मुझे प्रेरित करती थी कि भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। मतलब आप लगे रहिए, निश्चित रूप से एक दिन आपका होगा। स्टडी IQ पीसेस, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। परीक्षा सिर्फ किताबों से नहीं होती, जुनून और सब्र से भी जीत होती है। दोस्तों, आज हम मिल रहे हैं ऐसे गेस्ट से जिनकी कहानी हमारे हर एस्पिरेंट के लिए एक मिसाल बनेगी। तो दोस्तों, स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में मनोज पाल जी का। मनोज पाल जी जिन्होंने लगातार 7 इंटरव्यू दिए हैं और 7वें इंटरव्यू में इनको सफलता हासिल हुई है। मनोज जी ने अभी हाल ही में एमपीपीएससी 2024 का जो रिजल्ट आया है फाइनल, उसमें एडी की पोस्ट प्राप्त की है। मनोज जी, स्वागत है आपका। जी सर, धन्यवाद। तो मनोज जी, सबसे पहले मुझे बताइए कि जो अभी रिजल्ट आया है तो आपको कैसा लग रहा है? सर, बहुत खुशी हो रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे बरसों का संघर्ष आज मुझसे टकरा चुका है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस धरती पे नहीं हूँ, जन्नत में हूँ सर। अच्छा, बहुत बहुत बधाई हो आपको क्योंकि आपने लगातार इतना संघर्ष किया है। क्योंकि मुझे अभी तक ऐसा कोई एस्पिरेंट नहीं मिला है जिसके लगातार 8 अटेम्प्ट रहे हों जिसमें उसने 7 इंटरव्यू दिए हों। तो आपकी ये जो कहानी है वो हर एस्पिरेंट के लिए बड़ी ही प्रेरणादायक है। तो मनोज जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपकी ये जो जर्नी है एमपीपीएससी की, वो शुरुआत कैसे होती है? थोड़ा पहले अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए, फिर आपने कब जो है एमपीपीएससी करने का विचार आपके मन में आया, दोनों के बारे में बताइए। जी सर। सर, मैं नर्मदापुरम ज़िले के ग्राम खपरिया, तहसील सिवनी मालवा से आता हूँ। सर, मेरे माता पिता जो हैं सीमांत कृषक हैं, और कृषि बहुत लिमिटेड है, जिसमें उन्होंने न्यूनतम संसाधनों के साथ हम चारों बच्चों को पढ़ाया है। जी। इसमें सर माता पिता की जो अटूट मेहनत है उसको देखकर सर मैं प्रेरणा प्राप्त की है। मैं 12वीं तक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। 12वीं में मेरे 50% बने हैं सर। उसके बाद मुझे लगा कि अगर ऐसे पढ़े तो फिर क्या पढ़े। अगर पढ़ना ही है तो फिर बहुत अच्छे से पढ़ना है। माता पिता ने जो मेहनत की है हमें पढ़ाने के लिए, अगर उनका नाम इस दुनिया में अगर रोशन नहीं किया तो फिर क्या किया। मेरे माता पिता को जब भी मैं मेहनत करते हुए देखता था तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैं जब कभी कमरे में पढ़ने बैठता था और मेरा मन नहीं लगता था तो मुझे रोना आ जाता था कि वो इतनी मेहनत कर रहे हैं और हम यहाँ बैठकर पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। मतलब आपके जुनून के पीछे आपके माता पिता का संघर्ष है और उसी संघर्ष ने आपको प्रेरित किया है। जी सर। तो मनोज जी, ये बताइए कि आपने सबसे पहले कब सोचा कि आपको एमपीपीएससी करना है? जी सर। सर, मैं अपने 12वीं की जो पढ़ाई है 12वीं तक की, वो अपने गांव में ही पढ़ा हूँ। उसके बाद सर नर्मदापुरम में मैं कॉलेज से लेके पीजी तक वहीं पढ़ा हूँ। तो मेरे सर भैया हैं, मौसी जी के लड़के हैं, नीतेश भैया, उन्होंने मुझे एमपीपीएससी की तैयारी की ओर प्रेरित किया। साथ ही सर एक हमारे सर थे, ओम सर, उन्होंने सर वो भी अभी वर्तमान में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो सर लगभग 4-5 अटेम्प्ट के बाद उनका भी सिलेक्शन हुआ, तो उनकी कहानी मुझे बहुत प्रेरणा देती है। बिल्कुल। मनोज जी, अब हम बात करते हैं कि आपने अपनी तैयारी के दौरान क्या रूटीन फॉलो किया? मतलब आपका रूटीन क्या रहता था तैयारी का? जी सर। सर, तैयारी के दौरान
सुबह से ही उठ के सबसे पहले जो नित्य कर्म होता है उसके बाद से सबसे पहले लाइब्रेरी हम जाते थे। तो लाइब्रेरी में कंटिन्यू लगभग 4 से 5 घंटे की सिटिंग के बाद खाना खा के थोड़ा आराम करके उसके बाद फिर से लाइब्रेरी जाना, फिर वही शाम को आके फिर खाना वाना खा के फिर से लाइब्रेरी लगभग 12 बजे तक हम करते थे। जब भी एग्ज़ाम आता था सर तो हम ग्रुप डिस्कशन बहुत किया करते थे। तो सर जितने भी लोग थे आज कहीं ना कहीं सब लोग चयनित हैं, कुछ लोग हैं वो बहुत आने वाले समय में चयनित हो जाएंगे। तो ग्रुप डिस्कशन का सर मेरी तैयारी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। मनोज जी, ये बताइए कि हर नया एस्पिरेंट जब तैयारी करने की सोचता है तो उसके मन में एक सवाल रहता है कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए आइडियली। तो मतलब आप एवरेज कितना घंटे जो है पढ़ते थे? सर घंटे का पढ़ाई से बहुत संबंध नहीं है। अगर आप गुणवत्ता के साथ क्वालिटी के साथ अगर पढ़ रहे हैं तो आप अगर दिन में 5 से 6 घंटे या लगभग 8 घंटे अगर निकाल रहे हैं तो मोर देन इनफ, इतना बहुत है। क्या है, कई बार बच्चे जो है बहुत पढ़ने के चक्कर में याद नहीं रख पाते हैं या फिर बहुत सारा पढ़ने के चक्कर में रिवीजन नहीं हो पाता है। इसके लिए 2 लाइनें हैं सर कि कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन, इसके बाद थोड़ा मुकद्दर तलाश कर। तो सर पहले बहुत सारे लोग अपनी किस्मत पर डिपेंड होते हैं या बहुत सारे अलग अलग रास्तों के बारे में विचार करते हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपनी प्रकृति के अनुसार किस काम के लिए बने हैं। अगर इसको जान लिया तो निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्य को पहचान सकते हैं। बिल्कुल मनोज जी, आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है जानना। मनोज जी, अब ये बताइए कि जैसे कि स्टूडेंट्स का एक सबसे बड़ा एक सवाल होता है सोर्स कौन कौन से फॉलो किए जाएं। तो सबसे पहले हम लोग प्रीलिम्स की बात करते हैं। जैसे कि प्रीलिम्स को लेकर बहुत सारे डाउट्स बच्चों के मन में रहते हैं कि वो कौन से सोर्सेज को फॉलो करें। तो वो कौन से सोर्स और बुक्स थी जो आपने फॉलो किए? और ख़ासकर एक करंट अफेयर्स को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल रहता है क्योंकि उसका एक बहुत क्रूशियल रोल होता है सिलेक्शन में, यानी प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में बहुत बड़ा रोल होता है। तो आप ज़रा सोर्सेज के बारे में, बुक लिस्ट के बारे में बताइए और फिर करंट अफेयर्स के बारे में भी बताइए। जी सर। सर जैसा कि मैंने अपनी पहली जो शुरू की तैयारी है MPPSC की वो अपने नगर होशंगाबाद से ही की है। उसके बाद मैं पिछले 3-4 सालों से जो है इंदौर में रह रहा हूँ। तो सर जो बुक लिस्ट हैं वो MPPSC के लिए बहुत सारा मटेरियल जो है मार्केट में उपलब्ध है, लेकिन आपको क्या करना है कि इसमें जो नोट्स अवेलेबल हैं कोई भी एक नोट्स बहुत अच्छा आप ले लीजिए। सारी कोचिंग के नोट्स जो हैं बहुत अच्छे मिल रहे हैं। कोशिश करें कि कोई जो रेफरेंस बुक आती है उसका अध्ययन ना करें क्योंकि बहुत लेंदी होती है। जितने कोचिंग के नोट्स चल रहे हैं कोई एक कोचिंग का नोट्स ले लें, उसको जो है बार बार पढ़ें। अगर उसमें कोई बहुत बड़ी कमी लगती है, थोड़ी बहुत कमी तो सब में होती है, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी कमी जब तक नहीं लगती है तब तक उसको ना त्यागें। उसके बाद सर करंट अफेयर, तो करंट अफेयर हम देखते हैं कि यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं, लेकिन सर स्टडी IQ के माध्यम से जो उनका डेली एनालिसिस आता है, राष्ट्रीय मध्य प्रदेश की खबरें भी उसमें होती है, तो वो बहुत सहायक रहा है। जी, मैं आपकी इस बात से बहुत सहमत हूँ और मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि जो रेफरेंस बुक होती है और MPPSC के सिलेबस में थोड़ा सा डिफरेंस है। हाँ सर। तो अगर आप बुक्स पढ़ते हो तो बुक्स के चक्कर में आप MPPSC के सिलेबस को सही से नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि नोट्स ज़्यादा प्रेफर मतलब बेटर रहेंगे MPPSC के लिए। जी सर। ठीक है, तो आपने स्टडी IQ का जो चैनल है उस पर करंट अफेयर्स की तैयारी भी की है। अब मुझे एक और सवाल है मेरा कि आपको ये बताना है तैयारी के दौरान आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा? मतलब कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस रहे जो आपको तैयारी के दौरान सामने आए? जी सर। सर तैयारी के दौरान सबसे बड़ा चैलेंज जो है मेरे सामने अपनी आर्थिक स्थिति थी। सर आप ये मतलब घर में ऐसी स्थिति थी कि मैं अगर रूम से रहता था, जितना खर्चा मैं अकेला करता था उतना पूरा घर में 6-7 लोगों का खर्चा होता था। तो मैं बड़ी मुश्किल से, पहले रूम से हम किराए से रहते थे होशंगाबाद में, तो वहाँ का किराया भी वह मुश्किल दे पाता था। उसके बाद फिर मैंने सर हमारे कॉलेज में ही NMB कॉलेज, नर्मदा कॉलेज होशंगाबाद में है, उसके हॉस्टल में रहे। तो वहाँ बहुत कम फीस में, साल भर की 2000 रुपये की फ़ीस में हम रहे। तो वहाँ इतना अच्छा माहौल मिला, वहाँ बहुत सारे लोग जैसे डालू भैया और बाकी सारे लोग जो हैं, इतना अच्छा माहौल उन्होंने क्रिएट करके दिया कि जो है हम PSC की तैयारी को कंटिन्यू कर सकें। मनोज जी, आपका संघर्ष सबसे अलग है क्योंकि आपने लगातार 7 इंटरव्यू दिए हैं और 7वें इंटरव्यू में आपको सफलता मिली है। तो ये जो 6 इंटरव्यू आपने दिए और उसमें जब आपका नहीं हुआ
तो आपने इस स्ट्रेस को कैसे दूर किया कि यार मैं लगातार 6 इंटरव्यू दे रहा हूँ फिर भी मुझे पोस्ट नहीं मिली है, तो इतना सब्र आपने कैसे रखा और इस दौरान मतलब कैसे अपने आप को मोटिवेट किया? जी सर। सर, मैंने कहीं पढ़ा है कि अपने हिस्से का संघर्ष अपने को करना ही होता है। सर, इसके लिए एक बहुत अच्छे कवि ने 2 लाइनें कही है कि चाहता तो मैं बच सकता था इस संघर्ष से, चाहता तो मैं बच सकता था इस संघर्ष से, लेकिन बचता कैसे, जो बचता है वो रचता कैसे। वेरी गुड, बहुत अच्छी लाइन है ये तो प्रेरित करने के लिए। मनोज जी, एक और सवाल आता है बच्चों का, काफ़ी उसके बारे में पूछते हैं। जैसे कि मेंस को लेकर एक सवाल है कि उनका सवाल होता है कि जो नया सिलेबस एमपीपीएससी में ऐड हुआ है, आपने देखा होगा कि 2024 में अभी फिर से चेंजेस हुए हैं जी उसमें पेपर 4 में पार्ट बी जो है जिसमें उद्यमिता प्रबंधन, तो इसको आपने कैसे मतलब कवर किया, क्योंकि इसको लेकर बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं, जी तो ये आपने कैसे तैयार किया? जी सर। सर, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जी उसमें एक लाइन संस्कृत की बहुत फेमस हुई थी, प्रहाराय सन्निता जयाय प्रशिक्षिता, मतलब प्रहार के लिए तत्पर और विजय के लिए प्रशिक्षित। मतलब आपको अपनी तैयारी के लिए पूरी तरह तैयार होना है। इसके लिए आपको पहले प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है, जो आप एक कोई भी कोचिंग ज्वाइन करके या अपने मेंटोर के द्वारा सीख सकते हैं। साथ ही आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी जो नोट्स हैं वो होने चाहिए। आप शॉर्ट नोट्स बना लें और निरंतर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें, और जो नोट्स आप बना रहे हैं उनको कंटिन्यू जो है आप रिवीजन करते रहें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। मनु जी, एक सवाल है बच्चों का जो अक्सर वो पूछते हैं कि पीवाईक्यू जो होते हैं उनका तैयारी में क्या रोल होता है, क्या पीवाईक्यू करना ज़रूरी है? जी सर। सर, पीवाईक्यू बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी तैयारी में। मैंने देखा है कि सर मेरे लगातार 9 प्री एक साथ मतलब लगातार क्लियर हुए हैं, तो इसका बहुत बड़ा कारण सर पीवाईक्यू है। पीवाईक्यू और ग्रुप स्टडी, अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं तो आपको रास्ता पता चल जाता है, और रास्ते कहीं नहीं जाते हैं लेकिन रास्ते हमें बता देते हैं कि हमें कहाँ जाना होता है। तो सर, अगर पीवाईक्यू से हम देख सकते हैं कि पैटर्न कैसा है, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो पीवाईक्यू कह सकते हैं आपकी नींव का पत्थर साबित होंगे सर। वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पीवाईक्यू से हमें ये पता चलता है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। जी इसी के साथ एक और बात है, सभी लोग इस बात पे तो चर्चा करते हैं कि तैयारी के दौरान क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपने लगातार 6 इंटरव्यू दिए, नहीं हुआ, 7वें इंटरव्यू में आपको सफलता मिली, तो वो कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं, कौन कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जिन्हें एस्पिरेंट जिनको करने से बचना चाहिए सभी को, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए, क्योंकि कई बार ऐसा रहता है कि बच्चे मिस्टेक्स करते रहते हैं जिसकी वजह से उन्हें सफलता जल्दी नहीं मिलती, तो वो कौन सी गलतियाँ हैं जिनसे हम बच सकते हैं? सर, गलती तो सबसे पहली बच्चे करते हैं कि उनके पास कारण नहीं होता है और वो तैयारी करने लग जाते हैं। उनको पता होना चाहिए कि किस कारण से वो तैयारी कर रहे हैं। जैसे सर, मुझसे किसी ने पूछा था कि आप कैसे मोटिवेट होते हैं, तो मैंने उसको कहा था कि कभी आपको घर जाना पड़े, बहुत सारे बच्चे घर इसलिए जाते हैं कि वो पढ़ाई के स्ट्रेस से दूर होने के लिए घर जाते हैं। हम घर जाते हैं तो हमें भैंस के लिए चारा लाना पड़ता है, खेत में जाके काम करना होता है, और तपती धूप में टीन के नीचे सोना पड़ता है। तो इससे बड़ा मोटिवेशन और कुछ नहीं हो सकता। जो एमपीपीएससी है वो मेरी पहली मोहब्बत है, और मैं उसको ऐसे देखता हूँ कि मैं उसके लिए हमेशा ये लाइन बोलता रहता था सबसे, कि बिछड़ गए तो दिल ये उम्र भर लगेगा नहीं, लगेगा लगने लगा है मगर लगेगा नहीं, नहीं लगेगा उसे देखकर मैं खुश हूँ, उसे देखकर मैं खुश हूँ, देखकर लगेगा नहीं। जी सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप मनु जी, मेरा एक और सवाल है कि जैसे कि आपने बताया कि आपके दोस्तों का काफ़ी सहयोग रहा, आपकी फैमिली और फ्रेंड्स मतलब तैयारी के दौरान किस तरीके से उन्होंने आपको जो है सपोर्ट किया और जिससे आप मोटिवेट रहे? जी सर। सर, सबसे पहले मैं तैयारी के दौरान सपोर्ट में एक चीज़ का सबसे ज़्यादा सपोर्ट होता है, वो होता है कि आपके साथ कोई खड़ा है। अगर आपको पता है कि आपके साथ कोई खड़ा है तो आप सब कुछ कर जाएंगे, सारी समस्याओं से लड़ जाएंगे। मेरे साथ सर वैसे तो जो मेरे फैमिली और मेरे दोस्त हैं सभी ने मेरा भरपूर साथ दिया है, लेकिन सर कुछ विशेष लोगों का नाम मैं यहाँ लेना चाहता हूँ। जैसे मेरे भैया हैं नीतीश भैया, हॉस्टल में हमारे भैया हैं डालू भैया, और हमारे कोचिंग के सीनियर हैं अंकित भैया,
साथ ही सर मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है किरण कुशवाहा, जिनका 2022 में एडी एजुकेशन के पद पे हुआ है। मेरे ही रूममेट और संघर्ष के साथी खुमान भाई, जिन्होंने निरंतर मुझे प्रेरित करते रहे कि मैं अपने लक्ष्य को ज़रूर प्राप्त कर लूँगा। मनोज जी, एक अक्सर देखा गया है कि जब कभी कोई एस्पिरेंट जिसने इस एग्ज़ाम की तैयारी की हो और उसने प्रीलिम्स निकाल लिया हो, मेंस निकाल लिया हो, लेकिन अगर उसका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है जी तो उसे समाज में उतना सम्मान नहीं दिया जाता, समाज में लोग उसे सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? जी सर इस चीज़ को मैं देखता हूँ कि राहत साहब ने इसके लिए बहुत अच्छी लाइन कही है कि अगर खिलाफ हैं तो होने दो, अगर खिलाफ हैं तो होने दो, जान थोड़े ही हैं, ये सब धुआं है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़े ही हैं। तो सर समाज या लोग आपको किस तरह से जज करते हैं ये उनका मसला है। हमारा मसला है कि हम अपनी मंजिल को प्राप्त करें और उनको करके दिखा दें कि जो व्यक्ति कभी कहीं महत्व नहीं रखता था, आज सबके सामने सीना तान कर खड़ा है। जी बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। और समाज के यही लोग हैं जो हमको प्रेरित करते हैं कि हम कुछ ऐसा करें जिससे इनको हम अपना जीवन में जो कुछ करना चाहते हैं वो हम दिखा सकें कि हमने कुछ अचीव किया है। मनोज जी, एक और सवाल है कि जो अभ्यर्थी, जो एस्पिरेंट अभी तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप उनके लिए कुछ टिप्स दें कि वो किस तरीके से अपनी तैयारी की शुरुआत करें, तो उनको तैयारी कैसे शुरू करनी चाहिए? जी सर सब तैयारी शुरू करने के लिए आपको मैं हमेशा कहता हूँ कि एक ठोस कारण ढूंढ लो। एक बहुत अच्छी लाइन है कि बड़ा बारीक नुक्ता है अगर समझ पाओ तो, सुकरात अगर जहर नहीं पीता तो मर जाता। अगर आपके पास एक बहुत अच्छा कारण है तो वो आपको हमेशा मोटिवेट करता रहे, चाहे परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो। तो आप हमेशा एक मेंटोर से मेंटरशिप लें, एक सोर्स अपनाएं, और जैसे हरिवंश राय जी बच्चन ने कहा है कि जो मदिरा ले जाने वाला व्यक्ति होता है वो अलग अलग रास्तों पे भटकता है, लेकिन जो एक राह पकड़ता है वो अपनी मधुशाला को प्राप्त कर लेता है। तो सर एक रास्ता और बहुत कम भटकाव के साथ अगर आप चलेंगे तो निश्चित रूप से अपनी सफलता को प्राप्त कर लेंगे। जी मनोज जी, आपकी बात से सहमत हूँ। और मुझे भी लगता है कि जब तक आप तैयारी के दौरान अगर कोई एक ऐसा कारण नहीं ढूंढते तो मुझे लगता है कि फिर आपके पास वो जुनून भी नहीं रहता तैयारी का। जैसे कि अगर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो उसके पास इस बात का जुनून होता है कि मुझे अपने परिवार की जो आर्थिक स्थिति है उसे बदलना है। अगर कोई व्यक्ति जो अच्छा नहीं दिखता और समाज उसे सम्मान नहीं देती है तो कहीं ना कहीं उसके मन में इस बात का जुनून होता है तैयारी के दौरान कि मैं इस समाज को ये दिखा सकूं कि देखो मेरे में भी कुछ काबिलियत है। वैसे ही बहुत सारे मतलब रीजंस होते हैं। तो जब तक आपके पास एक ठोस कारण नहीं होगा तब तक आप इस एग्ज़ाम में मुझे लगता है सफल नहीं हो सकते। तो एक ठोस कारण तो हमारे पास ज़रूर होना चाहिए। और इसके अलावा मनोज जी एक और बात है कि जैसे कि हमने अभी प्रीलिम्स और मेंस की बात की, अभी 2026 के लिए नोटिफिकेशन आएगा और उसको लेकर बहुत सारे जो बच्चे हैं वो तैयारी जो कर रहे हैं, तो उनको भी आप प्रीलिम्स को लेकर मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप गाइड करें कि प्रीलिम्स में वो क्या क्या गलती ना करें जिससे उनका प्रीलिम्स ना रुके। क्योंकि आपने लगातार 6 इंटरव्यू दिए हैं, लगातार आपने 7 इंटरव्यू दिए हैं, 7वीं बार आपको सफलता मिली है। तो लगातार इंटरव्यू तक पहुंचना ये कितनी बड़ी बात है। तो मैं चाहता हूं कि आप उन एस्पिरेंट को थोड़ा गाइड करें कि वो कौन कौन सी चीज़ें करें और कौन सी चीज़ें नहीं करें जिससे कि वो जल्दी जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। जी सर गलतियां ही हमें सिखाती हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो आप पहले बहुत सारी अब टेस्ट सीरीज़ चलती हैं, तो आप टेस्ट जब लगाते हैं तो उन गलतियों को नोटिस करें और आप एक छोटी डायरी बना लें और अपनी गलतियों को नोट करें। जब आप गलतियां करते हैं तो ये चीज़ नोटिस करें कि ये गलतियां मुझसे हो रही हैं। तो जब आप अपनी गलतियों को नहीं दोहराएंगे तब आप जो है उन गलतियों को से बच सकते हैं। तो आप अपने मान लो कि लिख ली कि मुझसे ये गलती होती है कि गोला मैं गलत भर देता हूँ OMR में, तो आप एक बार ये गलती लिख लें तो आप इसको सुधार सकते हैं। दूसरा कि जब आप 2 ऑप्शन में फंसते हैं तो आप किस और बढ़ते हैं कि आपको हमेशा गलत ही लगता है, तो आप उस पर सोचने की ज़रूरत है। और 2 घंटे का जो प्रेशर रहता है सर, अगर किसी बच्चे से 2 घंटे का प्रेशर अगर हैंडल नहीं होता है तो उसके लिए बहुत मुश्किल की बात है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दें। टेस्ट देने में जो है OMR का प्रयोग करें जिससे वो
एग्ज़ाम वाली फील हमको टेस्ट में ही आ जाए। और आप ध्यान रखें कि जो MPPSC की प्री की परीक्षा है वो फैक्चुअल परीक्षा है, तो इसमें क्या होता है कि आपने एक भी फैक्ट मिस किया तो आप जो है एग्ज़ाम से दूर होते जाते हैं। तो ध्यान रखें कि जो सिलेबस में जितनी चीज़ें दी हैं और उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं उनको बहुत अच्छे से याद करें, उनका बार बार रिवीजन करें और टेस्ट लगाएं। मनोज जी, देखा गया है कि हमारा जो MPPSC है अक्सर थोड़ा सा लेट लतीफ़ी करता है। लगातार परीक्षा समय से ना होना, रिज़ल्ट समय से ना होना, और इतने सारे एस्पिरेंट जो हैं फॉर्म भरते हैं, मतलब लाखों विद्यार्थी जो है इसकी तैयारी करते हैं, फिर भी आप लगातार तैयारी करते रहे, तो आपको इसका मोटिवेशन कैसे मिलता रहा? जी सर, प्रयास तो सभी करते हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसा प्रयास करें जो अंतिम प्रहार साबित हो। तो सर इसके लिए कहा जाता है, मैंने अपनी लाइनें तैयार की थी कि मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा और इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। तो सर जो नूर था वो मुझे अपनी ड्रीम पोस्ट चाहिए थी, तो मैं अब उसके करीब हूँ सर। मनोज जी, ये बताइए कि आपको लगातार इतना संघर्ष करना पड़ा 8 अटेम्प्ट के बाद, और 7वें इंटरव्यू के बाद आपको सफलता मिली, तो इतने इंतज़ार के बाद अब आपको कैसा लग रहा है? सर ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत भारी बोझ जो है उतर गया है। और सर मैंने कभी भी इस तैयारी को वैसे नहीं लिया है कि यार मैं बहुत संघर्ष में हूँ, मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है और जो जीवन की तमाम चुनौतियाँ हैं ये मुझे परेशान कर रही हैं। सर मैं जिस जगह से आता हूँ, जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, उसमें जो संघर्ष है वो हमारे जीवन में संघर्ष शब्द नहीं है, वो हमारे जीवन में है। हमने बचपन से ही खेती का, गाय भैंस ढोर इन सब का काम किया हुआ है। हमने घुटने घुटने तक कीचड़ में अपने सिर पे घास लेकर जो है खेत से घर तक आए हैं। और इस इंतज़ार में जो है हमने देखा है कि इसके लिए 2 लाइनें हैं, माना तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक़ देख मेरा इंतज़ार देख। तो इस इंतज़ार को कभी मैंने बेचैनी में परिवर्तित नहीं होने दिया और इसको मैं अपने पूरे जिंदा दिली के साथ, खुश भक्ति के साथ इसको जीता था सर। बहुत अच्छे। एक और क्वेश्चन है कि आपने इतना संघर्ष किया और इस दौरान आपके परिवार की तरफ से आपको किस तरीके का सपोर्ट रहा? कई बार परिवार के लोगों का कहना भी होगा, फैमिली का, कि आप कुछ और देख लीजिए, आपने प्लान बी क्यों नहीं चुना? मतलब आप फैमिली का इसमें क्या रोल रहा? जी सर, सर जिस तरह के बैकग्राउंड से मैं आता हूँ वहाँ प्लान बी या ये कहें कि प्लान ए भी कुछ नहीं होता है, क्योंकि खेती ही एकमात्र जरिया है आय का। और पिताजी माताजी जिस तरह से खेती में काम करते हैं, आपको उनको देखकर लग जाएगा कि जो संघर्ष हम केवल शब्दों में सुनते हैं वो उनको देखकर वो चरितार्थ करते हैं। इसमें मेरे पिताजी कहते थे कि हमेशा हमको आगे बढ़ना चाहिए, पीछे हम कितना दुख देखकर आए हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आगे हमें जो हमारी मंजिल रास्ता देख रही है उसको हमें पाना है। मेरी मम्मी की लाइन हमेशा मुझे प्रेरित करती थी कि भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, मतलब आप लगे रहिए, निश्चित रूप से एक दिन आपका होगा। मनोज जी, कोई ऐसी खास एडवाइस जो आप हमारे एस्पिरेंट को देना चाहते हैं जिससे कि उनको सीख मिले? जी सर, इतना बड़ा तो नहीं हूँ मैं कि एडवाइस दूँ, लेकिन सभी बच्चों को इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं उसके पीछे लाखों लोगों की उम्मीदें, आकांक्षाएं हैं। आपको वो इस नज़र से देखते हैं कि आप उनके लिए, उनके समाज के लिए क्या करना चाहते हैं। तो सर जैसे भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, हम सभी के सुख के लिए और सभी की मंगल कामना के लिए काम करते हैं सर। जी सर। तो दोस्तों, ये थे मनोज जी जिन्होंने लगातार 7 इंटरव्यू दिए हैं और 7वें इंटरव्यू में इनको सफलता मिली है। इनके संघर्ष की कहानी को हम लोगों ने अभी जाना और मुझे उम्मीद है कि मनोज जी समाज में एक अच्छा संदेश देंगे और एक अच्छे लोक सेवक के रूप में अपने कार्यों के द्वारा समाज को प्रेरित करेंगे। और जो भी स्टूडेंट अभी इनका ये पॉडकास्ट सुनेंगे तो उनको भी प्रेरणा मिलेगी कि किस तरीके से आप सब्र, किस तरीके से आप अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं और संघर्ष का रास्ता हमेशा कितना अच्छा होता है, और जो एक जिस दिन रिज़ल्ट आता है उस दिन उस संघर्ष का पूरा जो हमने जो संघर्ष किया होता है उसका फल हमको मिल जाता है। तो इसी के साथ थैंक यू मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर।